हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई अनंत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए जानते हैं, पता करते हैं कि आखिरकार ये हमारा वेजिटेशन होता क्या है, कैसी होती है हमारी वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू किया जाए इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में स्टार्टिंग होती है एक बच्ची से। इस बच्ची का नाम है सलीमा। और सलीमा क्या कहाँ जा रही है? सलीमा जा रही है मनाली, उसके समर कैंप में मनाली घूमने जा रही है। मनाली हैगा एक हिल स्टेशन जो कि आता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि सलीमा ने जब वो ट्रेवल कर रही थी बस में, तो देखा कि जैसे जैसे वो मनाली की तरफ जा रही है, हिल के ऊपर उनकी जो बस चढ़ती चली जा रही है मनाली की ओर, तो क्या हो रहा है, आसपास का जो वेजिटेशन है वो बदलता जा रहा है। अब वेजिटेशन को अगर शॉर्ट में समझे तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले पेड़ पौधे क्या होते हैं, वहां के वेजिटेशन का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब वो मनाली की तरफ आगे उसकी बस जा रही है सलीमा की, तो अभी उसको जिस तरीके के पेड़ पौधे दिख रहे थे, जब वो मनाली की तरफ जा रही है तो अब वो पेड़ पौधे गायब होते जा रहे हैं और अब उसको नए तरीके के पेड़ और पौधे दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे आगे बताते भी हैं कि अब उसको क्या दिख रहे हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रीज दिख रहे हैं। शी कुड सी tall trees and with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slopes। मतलब अब यहाँ पे शॉर्ट में बोले तो अब उसको जो पेड़ दिख रहे हैं वो कोनिकल शेप में दिख रहे हैं, क्योंकि मनाली एक क्या है, सर्दी वाली जगह है, तो वहां के पेड़ कोनिकल शेप में होते हैं, ताकि अगर वहां पे बर्फ भी गिरे तो वो उन पेड़ की डालियां क्या हो, टूटे ना। तो इस तरीके से वहां का वेजिटेशन काफी डिफरेंट है, जहां से हमारी सलीमा ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं, फिर उसको पता चलता है कि जो लंबे लंबे जो ट्रीज हैं जो कोन शेप में है, इनको बोला जाता है कोनीफेरस ट्रीज, है ना। और फिर उसने वहां पे और दूसरे कई प्रकार के पेड़ पौधे देखे जब वो अपनी बस से ट्रैवल कर रही थी मनाली की तरफ, और बहुत सारे फूल वगैरह उसने देखे, है ना। और मनाली में क्या होता है, उसके मनाली में जब पहुंची उसके बाद फिर वो रोहतांग पास के लिए भी जाने वाली है। तो इस चैप्टर में हमको इसकी एक स्टोरी बताई है। रोहतांग पास भी क्या है, एक जगह है जो कि एक सर्दी वाली जगह है, बहुत ऊंचाई पर है। अब हम एक काम करते हैं, जो मेन चीज है उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। मतलब जब भी क्या होगा, किसी जगह की हाइट में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो वहां का जो वेजिटेशन है, वहां का जो क्लाइमेट है वो भी बदल जाएगा, है ना। एंड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो वेजिटेशन होता है, जो वहां के वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो उस एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होते हैं और उस एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। और काफी सारे और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्लोप कितना है उस जगह का, है ना, वहां की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में आगे पता चलेंगी। और यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो थिकनेस होती है, जो अलग अलग तरह की जो थिकनेस होती है नेचुरल वेजिटेशन की, वो वेरी करती है जगह 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 पर। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, हमको तरह तरह के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं हमारी पूरी अर्थ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। और नेचुरल वेजिटेशन को भी बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज है हमारे नेचुरल वेजिटेशन की, जो कि कुदरत ने ही हमको दिया है। सबसे पहले नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखिए, फॉरेस्ट क्या है, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर। मतलब ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर काफी अच्छा हो, रेनफॉल भी काफी अच्छी मात्रा में वहां पे बारिश हो, है ना, बारिश हो तो हुआ करती हो। तो ऐसी जगह पे क्या होगा, जो पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ वहां पे उग जाएंगे, और फिर वो एरिया को हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट का नाम देंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। और यहाँ पे बताते हैं कि फॉरेस्ट भी कितने तरह के हैं, 2 तरह के। अगर बहुत घने जंगल होंगे तो उनको हम बोलेंगे डेंस फॉरेस्ट, और खुले खुले अगर जंगल होंगे तो हम उनको बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स मतलब घास के लंबे लंबे मैदान भी हमारी अर्थ पर कई जगह हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ग्रासलैंड होते हैं, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर जो बारिश होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब ना कम बारिश होगी ना ज्यादा बारिश होगी, बिल्कुल मीडियम बारिश किसी जगह पे अगर होगी, तो वहां पे आपको जो ग्रासलैंड मिलेंगे वो ऐसी कंडीशन में देखने को मिलते हैं जहां पे बारिश बिल्कुल लिमिटेड हो। उसके बाद हम तीसरे टाइप्स का जो वेजिटेशन है उसमें हम देखते हैं श्रब्स के बारे में। यहाँ पे बताया थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। मतलब सूखे एरिया में, रेगिस्तान वाला एरिया हो या फिर जहाँ पे पानी ही ना गिरता हो, वहां पे आप पेड़ पौधे अगर उगेंगे तो उनकी कैटेगरी को हमने किस कैटेगरी में लिया है, श्रब्स की कैटेगरी में। तो ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड्स के बारे में और श्रब्स के बारे में।
और यहाँ पे फिर वही बताया कि सलीमा जो है जब वो आ जाती है मान लीजिए अपनी हिमालयन ट्रिप से, तो अपने फादर को सब बताती है उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हिमालय की, जब ट्रिप पे गई थी, मनाली गई थी, रोहतांग पास गई थी। तो उसके फादर भी उसको बताते हैं कि वो भी बहुत सारी दुनिया दुनिया में बहुत सारी जगह पर गए हैं, और उसके फादर उसे बताते हैं कि हमारी वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया कॉन्टिनेंट है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट का वेजिटेशन आपको अलग देखने को मिलता है। ये सब वो अपनी बच्ची को सलीमा को बताते हैं, सलीमा के पिता। और फिर बताते हैं कि पोलार रीजन में कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेजर्ट में आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेगी, है ना। और जो ट्रॉपिकल हार्ड एंड सॉरी एंड थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स एंड मेनी मोर। तो इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और सलीमा को पता चल गया कि जो हमारा हिमालय है वहां पे तरह तरह के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरीके से हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, वो पोलर रीजन की तरफ बढ़ रहा है हिमालय वाला जो एरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अब सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा फॉरेस्ट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सबसे पहला जो फॉरेस्ट का टाइप हमें बताया है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब जो हर सदाबहार पेड़ पौधे जहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, ऐसे जंगलों में जहाँ पे हर समय आपको अगर पेड़ आप देखोगे किसी भी साल के किसी भी समय में, तो वहां पे सिर्फ हरे हरे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम यहाँ पे दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फिर आगे बताते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये एक्चुअली में रेन फॉरेस्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर पानी ज्यादातर साल के हिस्सों में यहाँ पे पानी गिरता ही रहता है। और ये काफी थिक फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपको इक्वेटर के पास और जो ट्रॉपिक हिस्से, जो हमारे ट्रॉपिक से दोनों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरिया में देखने को मिलते हैं। इसका हम लोग एक मैप देख के समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पे फोकस करिएगा, एक सेकेंड। देखिए ये जो हमारी लाइन दिख रही है ना, ये है हमारी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बीच में 0 डिग्री लेटीट्यूड वाला हमारा जो पोर्शन है वो है हमारा इक्वेटर, ये जो लाइन गई यहाँ तक। और फिर हमारी जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये जो बीच में जो पूरा एरिया पड़ता है, इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, जो भी एरिया जमीन का हिस्सा आता है, वहां पे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि ये वाले पूरे पोर्शन में हमारी हमारी अर्थ के इतने पोर्शन पर आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको हमने बोला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और उसी तरह एक तरह का और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जिसको हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोला, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब दोनों के आगे ट्रॉपिकल इसलिए लगा है क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वो इस जोन में, कौन सी जोन में है, ट्रॉपिक जोन में। ठीक है। दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया उसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जोन में आने वाले सारे पेड़ पौधे का हमने नाम यहाँ पे दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और हम एक काम करते हैं, कुछ पिक्चर्स भी देख लेते हैं। अब जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो हमारे इंडिया के मैप में देखिए जो डार्क ग्रीन कलर से ये वाला जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, जो डार्क ग्रीन कलर से शो हुई है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये आपको अरेबियन सी के पास जो कोस्टल एरिया हमारा, वहां पे कुछ एरियाज में आपको ऐसे देखिए यहाँ पे पेड़ देखने को मिलेंगे, जंगल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन मिल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। और ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे तो आप सभी जानते हैं काफी पानी गिरता ही रहता है, यहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये बंगाल वाला जो एरिया, यहाँ पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और उसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि लाइट ग्रीन कलर से शो है। तो ये जो एरिया, यहाँ पे इतना ज्यादा पानी नहीं गिरता, लिमिटेड रेन होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर करता है वो कौन से टाइप का फॉरेस्ट है इंडिया को जो कवर करता है, वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट तो बिल्कुल इंडिया की आपको वेस्टर्न बाउंड्रीज पे और ईस्टर्न बाउंड्रीज पे ही देखने को मिल रहा है। सेंट्रल पोर्शन में आपको सिर्फ एक ही फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और थोड़े हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी हैं, जैसे ये राजस्थान वाला, गुजरात वाला जो एरिया, यहाँ पे रेगिस्तान है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको कैक्टस जैसे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। सेंट्रल इंडिया में भी थोड़ा पोर्शन है जहाँ पे आपको रेगिस्तान जैसा सूखा एरिया देखने को मिलता है। तो अब इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो अभी हम देख रहे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो रीजन होते हैं ना, यहाँ पर आपको काफी गर्मी भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल में। ठीक है। एंड एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई सूखा सीजन ही नहीं होता है।
तो यहाँ के जो पत्ते होते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं और जो उनके पत्ते होते हैं, वो उनकी जो लीव्स है ना, उनको एक साथ नहीं गिराते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दो तरह के पेड़ मान लीजिए पाए जाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, दो तरह के पेड़ है। एक को हमने बोल दिया फर्स्ट कैटेगरी के जो पेड़ हैं, एक दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो जिस टाइम फर्स्ट कैटेगरी के जितने भी पेड़ हैं वो अपनी लीव्स को शेड करेंगे, उस समय सेकंड कैटेगरी वाले जो पेड़ है वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करेंगे। इसी कारण क्या होता है, हम जब भी एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखते हैं तो वो हमें हरे भरे ही दिखते हैं। और जब सेकंड कैटेगरी वाले पेड़ पौधे अपनी लीव्स को शेड करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी वाले पेड़ पौधे अपनी लीव्स को शेड नहीं करेंगे, तब भी वो हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया क्या होगा, ग्रीन ही दिखेगा। इसलिए साल के सभी दिन इनको हम लोग हरा भरा ही देखते हैं। इनका नाम इसलिए बोला गया है इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार। ठीक है, हर समय हरे ही दिखेंगे आपको। And the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। मतलब ये इतने घने होते हैं जंगल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने घने होते हैं कि अगर बहुत तेज धूप भी निकली हो तो वो जो धूप होती है सूरज की, वो इन पेड़ों के ऊपर से इनको क्रॉस नहीं कर पाती। मतलब पेड़ जहाँ पे हमारे पेड़ लगे हुए हैं उनके सरफेस तक धूप नहीं पहुंच पाती है। इतने घने जंगल होते हैं ये। इसके एग्जाम्पल्स में बताते हैं रोजवुड, इबोनी, महोगेनी एंड इस तरह के कुछ आपको ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब उनको भी हम एक काम करते हैं, पिक्चर्स में देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी हमको ये जो पिक्चर दिख रही है ये है हमारे ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे तीन तरह के पेड़ हमको यहाँ पे हमारी बुक ने बताए। ये होते हैं रोजवुड, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये है आपके महोगेनी के पेड़, ये आपको दिख रहे हैं। इन सबका शेप भी अलग तरीके से है। इबोनी का पेड़ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये है हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जान लिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, सदाबहार पेड़ पौधे जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए, उस पर देख लिया जाए क्या बताया गया है। तो डू यू नो सेक्शन में बोलते हैं जो एनाकोंडा नाम का जो एक बहुत बड़ा सांप होता है ना, तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स में से एक है और ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। एंड इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। मतलब एक बहुत बड़े मगरमच्छ को भी ये सांप खा सकता है, मार सकता है। तो एनाकोंडा जो एक कैटेगरी है स्नेक की, वो कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और कहीं नहीं। चलिए अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया जो भी हमारी अर्थ पे ट्रॉपिकल एरिया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के आसपास का पूरा जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया में दो तरह के आपको जंगल देखने को मिलेंगे, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे कि इंडिया में जो सिर्फ इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्रीज पे और इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्रीज के आसपास के एरिया में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो दूसरे तरीके के जो हमें जंगल देखने को मिलते हैं उनको हमने बोला है ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में वो देखने को मिल रहे हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, तो अब डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है उनको भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं और ये भारत के बहुत बड़े हिस्से में देखने को मिलते हैं। और भारत के साथ साथ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में और सेंट्रल अमेरिका के हिस्सों में भी आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो रीजन होते हैं, ऐसी जो जगह होती है, यहाँ पे क्या होता है, सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको तरह तरह की सीजन भी देखने को मिलेंगे, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, बारिश आएगी। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया इस रीजन में। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पेड़ होते हैं ये बिल्कुल सिर्फ एक ही सीजन में अपनी पत्तियों को शेड करते हैं। मतलब यहाँ पे जो पत्तियां शेड होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई सीजन में होती है, ताकि पानी की बचत हो, टू कंजर्व वाटर। कारण ये है कि मान लीजिए ड्राई सीजन आ गया, गर्मी का सीजन है। अब मान लीजिए हरे हरे पत्ते अब पेड़ पे लगे हुए हैं तो गर्मी में क्या होगा, पानी की कमी हो जाती है। अब पेड़ को पानी की नीड कैसे पूरा होगा, तो ये अपनी पत्तियों को ना उसी समय पे शेड कर देंगे, है ना। और जब तक इनकी नई पत्तियां आएंगी गर्मी का सीजन चला जाएगा। इस तरीके से ये अपने आप को पूरा मेंटेन करके रखते हैं यहाँ के पेड़ पौधे। और यहाँ पे आपको जो ट्रीज फाउंड होते हैं हार्डवुड होते हैं। ये हार्डवुड ट्रीज मतलब काफी इनकी लकड़ी जो होती है काफी मजबूत मोटी लकड़ी होती है। एंड फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ठीक है, तो यहाँ पे साल का पेड़, टीक का पेड़, नीम का पेड़ और शीशम का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं ये एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं फर्नीचर बनाने में। जनरली हमारे घरों में जो फर्नीचर होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब पेड़ों की लकड़ियों से आता है। टीक हो गया, है ना, टीक हो गया, साल की लकड़ी हो गई, शीशम की लकड़ी हो गई। और टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे आपको बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर ये सब देखने को मिलेंगे।
तो एक काम करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को भी जरा देख लिया जाए। तो अब जो हम स्क्रीन पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है ट्रीज इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ट्रीज इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको साल के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये देखिए लंबे लंबे इनका बिल्कुल ये आपको दिख रहे हैं। और फिर आपको टीक के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये टीक के पेड़ कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये हमारा शीशम का पेड़ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा नीम का पेड़, ये है हमारा नीम, है ना। नीम तो आप सभी जानते होंगे, नीम हम अपनी डेली लाइफ में कितना ज्यादा यूज करते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट होता है ये। तो यहाँ पे अभी हमने देखा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में किस तरीके के आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। और हमने अभी जो इंडिया का मैप देखा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज के आसपास के एरिया में तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पानी गिरता रहता है। लेकिन जो बीच वाला जो सेंट्रल पोर्शन है हमारी कंट्री का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइट ग्रीन कलर से शो किया गया है, यहाँ पे जनरली जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वही है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ज्यादातर पार्ट में इंडिया के आपको यही वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक को जरा देखा जाए क्या बताया है। अब ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमको बताते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। मतलब अब हमारी अर्थ पे हम लोगों ने ट्रॉपिकल जो एरिया था उसकी बात ना करके अब हम बात कर रहे हैं वो कंट्रीज की, उन कंट्रीज की जो कि टेम्परेट जोन में आती है, जहाँ पे काफी सर्दी देखने को मिलती है। तो इसको भी हम पहले मैप से समझेंगे कि टेम्परेट जोन कहाँ पे है। तो अभी हम वापस से वर्ल्ड मैप पे फोकस करते हैं, और इस वर्ल्ड मैप में आप देखिए, पहले अभी हमने बात करी थी इस रीजन की, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पे तो आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी थे और हमने हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट भी थे। अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वहां पे यहाँ पे देखिए आर्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ से, और ये जो हमारा 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद से जो एरिया शुरू होता है, तो ये जो इतना ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, हमारे इंडिया का भी कुछ पोर्शन इसी एरिया में आ रहा है। यहाँ पर आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे उनको हमने बोला है टेम्परेट फॉरेस्ट। तो उसमें भी दो तरह के फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट में भी एवरग्रीन भी है और डेसिडियस भी है ना। और उसी तरीके से हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे, लेकिन आर्टिक सर्कल से ऊपर तक, सॉरी अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर तक का जो एरिया है, इस वाले पोर्शन में भी जो कंट्रीज आती है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। मतलब एवरग्रीन भी देखने को मिलेंगे, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। अभी हम लोग समझ गए हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और टेम्परेट जोन जो है हमारी अर्थ पे, वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एवरग्रीन भी आ जाएगा और डेसिडियस भी आ जाएगा। अब उनके बारे में ध्यान से देखते हैं। देखिए, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमको बताते हैं कि ये जो है ये हमारे मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगे। मिड लैटिट्यूडनल मतलब वही जो हमने अभी आपको जो एरिया बताया, ठीक है, ट्रॉपिकल जो हमारे टेम्परेट जोन है, उसी को हम मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन भी बोला करते हैं। एंड दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मतलब कि हर कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न बाउंड्री के आसपास ही आपको ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को नहीं मिलते किसी भी कॉन्टिनेंट पे, ईस्टर्न साइड पे। एंड इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन द साउथ ईस्ट ब्राजील, दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। तो जनरली आपको साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ ईस्ट ब्राजील में देखने को मिलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इनमें जो पेड़ होते हैं उनका नाम यहाँ पे बताया एग्जाम्पल पे, ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज एंड यूकेलिप्टस ट्रीज। और ये नीचे आपको पिक्चर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये जो पिक्चर हमको बताई गई है, ये हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो टेम्परेट जोन में आता है और हमेशा सदाबहार रहेगा। मतलब कभी भी आपको सूखा हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा यहाँ पे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे पेड़ों पर। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया ये। अब इसकी भी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। तो अभी हमारी स्क्रीन पे हम जो देख रहे हैं ये है हमारे ट्रीज इन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको तीन तरह के पेड़ हमारी बुक ने बताया। एक होता है ओक ट्री, तो ओक ट्री देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे दिखते हैं ओक ट्री, जो कि हमारे इंडिया में हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलता। पाइन ट्रीज आप देख सकते हैं, इनका शेप बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है आपको। और उसके बाद सबसे खूबसूरत पेड़ तो आते हैं ये यूकेलिप्टस के पेड़, ठीक है, तो ये भी हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलते। तो ये है हमारे यूकेलिप्टस। तो ये तीन तरीके के पेड़ आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वापस। अब आगे हमको बताते हैं यहाँ पर ये
टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं जब आप टेम्परेट जोन से भी और ऊपर की ओर जब जाने की कोशिश करें, टेम्परेट जोन में भी आप और हाइट पे अगर जाएं, हायर लेटीट्यूड्स पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, डेसिडियस फॉरेस्ट वही वही कहानी है इसकी भी, मतलब ये एक साल के किसी एक सीजन में ही अपने पत्तों को क्या करेंगे, शेड करेंगे। और जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनका कुछ फिक्स नहीं रहता, कभी भी शेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट जितने भी होंगे, चाहे वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो, चाहे वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो, वो जनरली गर्मी के समय में ही अपने पेड़ों की पत्ती को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो यहाँ पे बताते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में कि दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो ये तो हमें याद ही रखना होगा कंट्रीज में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे फिर बता ही दिया है यहाँ पे कि दिस शेड लिव्स इन द ड्राई सीजन, क्योंकि भाई डेसिडियस फॉरेस्ट है, उसी समय पे ये अपनी पत्ती चढ़ाएंगे जिस समय पानी की दिक्कत होती है। तो ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में ये अपनी शेड कर देंगे लीव्स को। एंड द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश एंड बीच ट्रीज। और काफी सारे ट्रीज भी होते हैं, हमारी बुक ने 3 एग्जांपल हमें बताए हैं। ओक ट्रीज आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी ओक के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, डेसिडियस में भी आपको ओक ट्रीज देखने को मिलेंगे। और ऐश ट्रीज हो गया और हमारे बीच ट्रीज हो गए, इनकी पिक्चर भी हम देख लेते हैं। तो अब जो हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, मतलब पेड़ कैसे होते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये है ऐश का पेड़, ठीक है, ऐश ट्री। दिस इज योर बीच ट्री। ये आपको काफी यूनिक इसका शेप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितना यूनिक सा दिख रहा है ये। और फिर ओक ट्री तो आपको दोनों टेम्परेट जोन में, दोनों में, एवरग्रीन में भी देखने को मिलता है और डेसिडियस फॉरेस्ट में भी देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम लोग जानेंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होते हैं ये जनरली आपको एक सी के आसपास देखने को मिलता है, मतलब जिसका हमने नाम दिया है मेडिटेरेनियन सी। तो इसका हम एक काम करते हैं, मैप में पहले एक पिक्चर देख लेते हैं। तो अभी जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। तो इस सी के आसपास आपको स्पेन, फ्रांस, स्लोवेनिया एंड क्रोशिया हो गया, आपका इटली हो गया, नीचे साउथ की डायरेक्शन से आपको अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, टर्की, बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके आसपास। यहाँ पे पाए जाने वाले जो वेजिटेशन में जो भी आपके फॉरेस्ट हो गए, पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनको हमने अलग से कैटेगरी में सेट करके रखा है, जिसको हमने नाम दिया है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के नाम से। अब इसकी एक पिक्चर और देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे आसपास पेड़ पौधे जो मिलेंगे उसको हमने इस कैटेगरी में डाल के रखा है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। अब हम वापस से टॉपिक की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है। देखा कि हर कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में आपको जनरली टेम्परेट एवरग्रीन या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं, है ना। एंड द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। और ये भी पता चला कि जो वेस्ट है और जो साउथ वेस्ट मार्जिन है हर कॉन्टिनेंट की, वो भी थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। तो हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है यूरोप में, इसके आसपास के वेजिटेशन को अलग कैटेगरी में हम पढ़ने जा रहे हैं। अफ्रीका, एशिया, हेंस द नेम। सॉरी, ये जो हमारा सी है ये यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में, एशिया वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम हमने मेडिटेरेनियन सी रख दिया है। और this kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region and in California and the USA, Southwest Africa, Southwestern South America, Southwest ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये बता रही है कि मेडिटेरेनियन सी के पास के एरिया के अलावा या आपको यूएसए में, कैलिफोर्निया में भी ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जंगल देखने को मिलेंगे, है ना। साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। एंड ये जो रीजन्स होते हैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ड्राई समर्स देखने को मिलेगी, काफी गर्म, हॉट ड्राई समर्स। एंड यहाँ पे आपको माइल्ड रेनी विंटर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब सर्दी के साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी ऐसे एरिया में होती है। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जनरली सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, हमारे संतरे हो गए, एंड फिग्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये जनरली यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जनरली यही सारे आपको फल वगैरह लोग उगाते हुए दिखेंगे।
एंड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। यहाँ के जो लोग थे ना, उनने वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन कभी हुआ करता था उसको उन लोगों ने कंप्लीटली रिमूव कर दिया और उन्होंने अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे वेजिटेशन को क्या किया, ग्रो करवाया, है ना। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर आपको फ्रूट्स वगैरह ऐसे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। एंड देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ है, मतलब यहाँ पे ज्यादा आपको वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। एंड डू यू नो सेक्शन में भी यहाँ पे बताया है कि जो मेडिटेरेनियन ट्रीज होते हैं ये ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को ड्राई समर्स में, कि इनकी जो बार्क्स होती है वो बहुत थिक होती है, मतलब जो ऊपरी सतह जो होती है ना हमारे पेड़ की जो लकड़ी वाला जो पोर्शन होता है तो वो बहुत थिक होती है, और इसमें इनकी जो पत्तियां होती है वो वैक्स कोटेड होती है, मतलब ऐसा लगता है उनपे वैक्स की कोटिंग है। इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की जो एक प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स जो पानी यूज करते हैं उसको सीधा वाटर वेपर में जो कन्वर्ट हो जाता है धूप में रहने के कारण, है ना, तो वो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है वो काफी स्लो हो जाती है, तो पानी की बचत होती है। एंड मेडिटेरेनियन रीजन आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, मतलब इनको ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रूट्स उगाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको नीचे जो पिक्चर्स दिख रही है ये है हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मतलब इनका जो टॉप वाला जो एरिया है इन सभी पेड़ों का वो आपको एक कोन की तरह दिख रहा है, ये देखिए, है ना। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर उनके बर्फबारी हो, बर्फ गिरे तो वो बर्फ के वेट के कारण उनके पेड़ की डालियां डगाल टूट ना जाए। अब क्या होगा, जब उनका शेप कोनिकल होगा तो बर्फ उस पर गिर के टिक ही नहीं पाएगी, वो स्लाइड हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, बर्फ इस पे ज्यादा नहीं रुक पाती, स्लाइड होके नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हायर लेटीट्यूड से हमारे 50 डिग्री लेटीट्यूड से 70 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया है ना, तो यहाँ पे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। तो टाइगा का मतलब यहाँ पे बताते हैं कि प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। रशियन भाषा में टाइगा का मतलब होता है अनछुआ, मतलब अनटच, या फिर ये इस सेंस में यहाँ पे बोला है क्योंकि इन यहाँ का जो हमारा वेजिटेशन है उसको किसी ने छेड़ा नहीं आज तक, मतलब जैसा है वैसा ही सालों सदियों से ये ऐसा ही यहाँ का वेजिटेशन, और यहाँ पे काफी सर्दी भी होती है। एंड दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। जो ज्यादा हाइट होती है जनरली, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हायर लेटीट्यूड्स पे ये देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल कंट्रीज भी अगर होगी, लेकिन अगर वहां पे जहाँ पे ज्यादा हाइट होगी, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सर्दी होगी, वहां पे भी आपको ऐसे ऐसे आपको ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया भी है कि हिमालयाज में जो हमारी सलीमा थी, जो जिस बच्चे की स्टोरी इस चैप्टर में हमने पढ़ी, उसने बहुत सारे ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे कॉनिफरस फॉरेस्ट और ट्रीज देखे थे उसने अपनी ट्रिप पर। एंड यहाँ पे आपको बहुत ऊंचे ऊंचे सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। एंड इनकी जो लकड़ी होती है इन पेड़ों की, इससे पल्प बनाया जाता है जिससे हम लोग पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि न्यूज प्रिंट में उसको यूज कर पाए। मैच बॉक्सेस बनाए जाते हैं, पैकेजिंग के लिए बॉक्स बनाए जाते हैं इन्हीं लकड़ियों से, है ना। ये सॉफ्टवुड से बनाए जाते हैं, मतलब इनकी जो लकड़ी होती है नरम होती है, काफी मजबूत नहीं होती है। चिर का पेड़ हो गया या पाइन हो गया, सेडार हो गया, आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बेयर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंडर, मतलब यहाँ पे आपको सिल्वर फॉक्स, पोलार बियर देखने को मिलेंगे। एंड मिंक भी एक एनिमल होता है, ये सब आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको सबकी फोटो देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। तो घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं ग्रासलैंड्स का पहला जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो क्लियर हो गया, ट्रॉपिकल वर्ड जुड़ गया है, मतलब जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं दोनों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जितना भी पोर्शन होगा, यहाँ पे जो ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे इन कंट्रीज में वो होंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और ये जो होते हैं ये इक्वेटर के दोनों साइड आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये एक्सटेंड होंगे पूरे ट्रॉपिक्स तक, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। एंड ये जो वेजिटेशन होता है ये मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर मीडियम पानी गिरे या फिर कम पानी गिरे। ज्यादा पानी वहां पे अगर गिरा तो वहां पे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल जहाँ पे पानी गिरता है, जहाँ पे कम पानी गिरेगा वहां पे आपको ऐसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ की जो ग्रास होती है वो काफी लंबी हो जाती है, काफी ऊंची हो जाती है, एंड अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट उसकी हो जाएगी। एंड सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है वो इसी तरह के ग्रासलैंड है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में है ये। यहाँ पे आपको जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है उसमें आपको हाथी हो गए, जेब्रास हो गए, जिराफ हो गया, डियर हो गया, लेपर्ड हो गया, है ना, ये सब यहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। और ये बगल में आपको पिक्चर भी दी हुई है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की।
यहाँ पे जनरली आपको देखिए जो घास है वो पीले कलर में आपको दिख रही है, हरी घास आपको देखने को नहीं मिलेगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। और अब हम देखते हैं जरा टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। तो सिंपल हो गया, ये तो बहुत सुनने से क्लियर समझ में आ रहा है कि टेम्परेट वर्ड अगर जुड़ गया आगे तो हमारी अर्थ पे टेम्परेट जोन जहां पर है वहां पर जितनी भी कंट्रीज आएंगी वहां के जो ग्रासलैंड होंगे उनको टेम्परेट ग्रासलैंड बोला जाएगा। एंड दे आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो कि हमारा 22.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के जो लैटिट्यूड है उसके बीच में देखने को मिलता है। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये जनरली जो ग्रासलैंड है कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्सों में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाउंड्रीज पे ज्यादातर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेसिडियस और एवरग्रीन। तो कंट्री के बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो ग्रास होती है उसकी हाइट कम होती है, शॉर्ट होती है एंड न्यूट्रिशियस भी होती है ना। यहाँ पे जनरली आपको ये जो ग्रासलैंड है हरे कलर में आपको यहाँ पे घास दिखने को मिलेगी और काफी न्यूट्रिशन होता है इन ग्रास में। यहाँ पे आपको वाइल्ड बफेलोस एंड बिजन्स एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो इस तरह के आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे, जंगली भैंसा हो गया, एंटीलोप्स हो गया, बाइजन्स हो गए, है ना। ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे थॉर्नी बुशेस के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है ना, तो जल्दी कवर हो जाएगा। ये तो यही बताया गया कि जो ड्राई डेजर्ट जैसे जो एरियाज होते हैं यहाँ पे आपको जो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे उनको हमने पर्टिकुलरली नाम देकर रखा है थॉर्नी बुशेस। एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं जनरली आपको हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ही देखने को मिलते हैं, ये एक फैक्ट ही हो गया है ना। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जनरली जो हमारी हवा होती है वो ईस्ट की तरफ से फ्लो करती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, तो हवा की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। अब होगा क्या कि समंदर किनारे से किसी भी कॉन्टिनेंट में समंदर के पास से जब हवा आएगी तो वहां का मॉइस्चर जो समंदर का कलेक्ट करेगी तो वो वेस्टर्न एरिया में पहुंचने से पहले उस कॉन्टिनेंट के, उस कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में पानी गिर जाएगा। फिर जब हवा वहां तक पहुंचेगी तो ड्राई हवा हो जाएगी। तो जनरली जो वेस्ट एरियाज आपको देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स में वो जनरली आपको सूखे देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे थॉर्नी बुशेस हो गए, जो डेजर्ट्स वगैरह हो गए, ये जनरली आपको हर कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न तरफ में ही आपको देखने को मिलेंगे। और इसका मैं आपको एक इमेज से भी शो करके बता सकता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा इंडिया का मैप है इसमें आप देख सकते हैं ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होगा, ये जो सूखा एरिया जो होता है, ये देखिए हमारे इंडिया में ईस्टर्न साइड में आपको तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होगा, डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, ये सब देखने को मिल रहे हैं, है ना। सेंट्रल पार्ट में भी आपको ज्यादातर डेसिडियस फॉरेस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जनरली जो वेस्ट पोर्शन है, जैसे गुजरात वाला पोर्शन हो गया, राजस्थान वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे देखिए सूखा एरिया आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो हवा यहाँ से फ्लो करके जब आएगी, मान लीजिए जो हवा यहाँ से ऐसे फ्लो करके आ रही है तो यहाँ का पूरा मॉइस्चर तो वो इतने एरिया में पानी गिर जाएगा, यहाँ तक जब हवा पहुंचेगी वेस्टर्न पार्ट तक तो हवा काफी ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे एरियाज में आपको क्या बोलते हैं, थॉर्नी डेजर्ट हो गए, थॉर्नी प्लांट ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, कैक्टस टाइप के। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर यहाँ पे आगे बताते हैं कि यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो काफी स्कैर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी कमी होती है और बहुत तेज धूप भी यहाँ पे देखने को मिलती है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे थॉर्नी बुशेस। एग्जांपल में कैक्टस का ट्री आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे आपने, कांटे वाले पेड़ पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कांटे इसलिए निकल जाते हैं, वो ऐसे एडेप्ट हो जाते हैं उस गर्म वाले जो गर्म एरिया है वो, तो वहाँ की लीव्स, अगर लीव्स नॉर्मल शेप में रहेंगी तो पानी की डिमांड ज्यादा होगी, तो वहाँ की लीव्स क्या हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है और एक कांटे की तरह दिखने लगती है। तो वहां पे उनका क्या होता है, पानी का लॉस कम होता है, इसलिए वो कांटे के शेप में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ बोलते हैं कि अगर आप बिल्कुल पोलार रीजन की तरफ पहुंच जाएं, अगर जहाँ पे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और वहां पे आपको भयंकर सर्दी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रुक सी जाती है, बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है यहाँ पे वेजिटेशन की। एंड ओनली मोसेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और वो भी यहाँ पे कब उगेंगे, जब थोड़ी गर्मी, थोड़ी सी हल्की सी गर्मी जब उन रीजन में आपको देखने को मिलेगी। एंड इस तरह के वेजिटेशन को हमने बोला है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। एंड ये जो वेजिटेशन होता है जनरली आपको पोलार एरियाज में देखने को मिलेगा, ध्रुवी ध्रुवी जो एरियाज होते हैं ना, यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। एंड यहाँ पे एनिमल्स में जो कैटेगरी, जो यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके के हैं, उनमें आपको थिक फर देखने को मिलेगा, उनकी जो चमड़ी होती है जानवरों की वो काफी मोटी होती है, ताकि उनको ऐसे एरिया में ज्यादा सर्दी ना लगे, है ना, क्योंकि क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है यहाँ का। यहाँ पे आपको एक समुद्री जीव होता है सील, आपने देखा होगा मूवीज से और टीवीज में, तो सील होता है, या वॉलब्रूसेस होंगे, मस्क ऑक्सेन हो गया, आर्टिक ऑल हो गया, हमारा आर्टिक एरिया में पाए जाने वाले जो उल्लू होते हैं, पोलार बेयर हो गए, स्नो फॉक्सेस हो गए, है ना,
बर्फीले जो लोमड़ियाँ होती हैं हमारी, बर्फीली एरिया में जो दिखती हैं, इस तरीके के आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, तो हमने तरह-तरह के फॉरेस्ट के बारे में जाना। आई होप आप लोगों को लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।